बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 9 की। हम बेसिकली पोस्ट पार्टीशन के इवेंट देख रहे थे कि पाकिस्तान बनने के बाद बाद क्या वाक़यात पेश आए हैं अब पाकिस्तान के साथ। डिफरेंट पॉलिटिशियंस ने, डिफरेंट आर्मी मैन ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। तो उसके अंदर हम लोग जो है तीसरे मार्शल लॉ तक पहुंच चुके थे। बेसिकली जब तीसरा मार्शल लॉ लगा पाकिस्तान में, अयूब का हम जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर पढ़ रहे थे। और जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौर के अंदर हमने ये पढ़ा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को जनरेट कराया और वो गवर्नमेंट करने लग गया। गवर्नमेंट किस तरह चीजों को स्टार्ट करना है। इससे पहले 3 मार्शल लॉ लग चुके। एक इस्कंदर मिर्जा ने लगाया था, लेकिन अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया था, पहला मार्शल लॉ। और फिर जो अयूब खान है उसने 1958 से लेकर 1969 तक गवर्नमेंट की। लेकिन अयूब खान जो है उसको जाना पड़ा। मुल्क में जो है अपराइजिंग शुरू हो गई थी। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुल्क के अंदर जो है वो शुरू कर दिया था, एक न्यू पार्टी बना ली थी, पीपल्स पार्टी। और फातिमा जना ने भी कुछ जो है वो स्ट्रगल की, क्योंकि इलेक्शन हुए थे, वो रिग्ड इलेक्शन थे। तो मुल्क में एक बद इंतजामी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से याह्या खान ने टेक ओवर कर लिया और उसने वादा कराया कि मैं एक अलहदा इलेक्शन करवाऊंगा। वो अपने वादे पे पूरा उतरा, लेकिन दरमियान में कुछ मामला ऐसे रहे कि इलेक्शन करवाए। उसके नतीजे में जीत जो है अवामी मुस्लिम लीग शेख मुजीब किया। इधर फिर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब वेस्ट पाकिस्तान में जीते थे, जो मौजूदा पाकिस्तान है। इन्होंने नारा लगा दिया, इधर हम और उधर तुम। उसके नतीजे में जी क्या हुआ, बांग्लादेश वाला हिस्सा जो पाकिस्तान का है, ईस्ट पाकिस्तान, वो हमसे अलग हो गया। इधर जो है चार्ज संभाल लिया जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने चार्ज संभालने के बाद, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था, 1962 का आइन याह्या खान ने खत्म किया था। एब्रोगेट किसने किया था? याह्या खान ने, 62 वाला आइन। तो आइन नहीं था, तो ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से सिविल 2 साल के लिए मुल्क को चलाते रहे जुल्फ़कार अली भुट्टो। जब इन्होंने आइन पास कराया तो वजीर आजम के इख्तियारात ज्यादा कर दिए, फेडरल निज़ाम मुतारफ करा दिया, जिसके नतीजे में जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब खुद जो हैं वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। इनका दौर जब स्टार्ट हुआ, पिछली कुताइयों को अगर हम एक तरफ रख लें तो काफी रेवोल्यूशनरी इन्होंने काम किए। इकोनॉमिक पॉलिसी इनकी कुछ हद तक बेहतर रही। नेशनलिज्म का, गरीब के लिए काम किया। ओवरऑल इनकी इकोनॉमी का सेटअप बहुत अच्छा नहीं था इनके दौर में, लेकिन ये था कि अमीरों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, गरीबों को फायदा हुआ। फिर जो अटॉमिक बम है उसकी बुनियाद इन्होंने अटॉमिक काम स्टार्ट करा दिया। ओआईसी की मीटिंग वगैरह इन्होंने रखी, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा इन्होंने बलोचिस्तान ऑपरेशन शुरू कराया, काफी सारे काम शुरू कराए और मुल्क में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। जब ये पॉपुलर हुए तो इनके खिलाफ एक जमात बन गई जिसका नाम है पीएनए, पाकिस्तान नेशनल अलायंस। इन्होंने कहा जी जो है इलेक्शन करवाए जाए, मुल्क में जो है निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए। ये जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के तहत नहीं, इस्लामिक कवानीन के मुताबिक नहीं चल रहा। तो इलेक्शन, ये इसको अपनी पॉपुलैरिटी पे यकीन था। 1973 में इसने एज ए प्राइम मिनिस्टर संभाला था, अगले इलेक्शन 78 में होने थे। लेकिन इसने क्या कहा कि 77 में ही इलेक्शन करवा देते हैं। जो इसकी गलती मानी जाता है कि इसको इतनी जल्दी जो है, जब 78 में शेड्यूल थे तो 78 में ही होने चाहिए थे। 77 में क्यों अपनी पॉपुलैरिटी जज करने के लिए कर रहा है? प्रॉपर चीजें, हमारा मुल्क किसी और तरह वर्क कर रहा होता है। तो जो एक इसको उसी वक्त में कराने चाहिए थे जब शेड्यूल है, लेकिन इसको था कि नहीं जी मैं जीत जाऊंगा। आल दो ये जीत भी गया। जीता तो वही, जो पाकिस्तान के इलेक्शन हो भी जाए तो मसला ये पड़ जाता है, एक पार्टी कहती है दूसरी पार्टी ने रीगिंग कराई है। रोला पड़ गया कि रीगिंग हुई है, पीएनए ने इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में जियाउल हक ने मुल्क के अंदर आके मार्शल लॉ लगा दिया। इसने वादा किया कि मैं 90 दिन के अंदर अंदर, जियाउल हक जो है कहता था कि मैं करवा दूंगा इलेक्शन। लेकिन अगले इलेक्शन जो है 1985 में जाके हुए, 1985 में। और इसका दौर जो है वो 77 से लेके 88 तक रहा। इलेक्शन के बाद भी 3 साल ये रहा, अनटिल हिज डेथ, जब तक ये मरा नहीं, ये इतने इक्तदार को नहीं छोड़ा जियाउल हक ने। और फिर भुट्टो को आप लोगों को मैंने बताया कि फांसी दे दी गई, वो जो पूरा वाक्य पिछले मैंने आपको लेक्चर में बताया था। अब बेसिकली ये जियाउल हक आ गया, अब हम आज जिया का दौर पढ़ेंगे। जिया का दौर पढ़ेंगे
और उसके बाद जिया के दौर के बाद 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। 2 दफा जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही जिया के बाद, और 2 दफा पीएमएलएन की गवर्नमेंट रही। इन गवर्नमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद दोबारा से मार्शल लॉ, जो चौथा और आखिरी मार्शल लॉ है, परवेज मुशर्रफ वाला, 1999 में वो लग गया था। तो आज हमने 1977 से लेके 1999 तक के वाकयात को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वन डिक्टेटर टू अनदर डिक्टेटर, इस तरह से क्या मामलात बने। जिया आ गया जी, प्रेसिडेंट की पोस्ट इसने संभाल ली, और इसने जाके इलेक्शन जो है वो 1984-85 में करवाए, और अगले 5 साल के लिए भी इलेक्ट हो गया था बाद में। लेकिन सबसे पहले आते ही इसने एक काम किया, 18वीं अमेंडमेंट पास कर दी। अमेंडमेंट क्या होती है? 1973 का जो कानून है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कहना, इसके डिफरेंट आर्टिकल हैं, 280 आर्टिकल्स हैं गालबन। कहना के आर्टिकल जी 35 के अंदर ना ये चीज ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मरज़इयों को काफिर करार देना, ये भी भुट्टो का एक कारनामा था। तो वो अमेंडमेंट शामिल हुई कि इस जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाएगा वो सिर्फ मुसलमान होगा और कादियानी काफिर है। पहले 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं लिखा था, बाद में लिखा गया, इसको कहते हैं अमेंडमेंट। इस तरह एक अमेंडमेंट ये है कि जो है जजों के बारे में, आर्मी के बारे में, इस तरह डिफरेंट अमेंडमेंट्स हैं। टोटल 25 हुई हैं, 26वीं भी हुई है लेकिन वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई। वो मैं आपको मुझे याद कराइए, ग्रुप के अंदर आपको अमेंडमेंट्स भी भेज दूंगा ताकि आप एक दफा अगर पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ लें। इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन भी आते हैं, और खासकर ये 8वीं अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 अमेंडमेंट होगी, जब इसका दौर आया तो इसने कानून में एक और चेंज कर दिया आइन में। इसने कहा कि जो मुल्क में पावर्स ज्यादा होती हैं वो प्रेसिडेंट की होती हैं। ठीक है जी। हमारे मुल्क में ये बहुत रोला रहा है कि प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा होती है या प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है। यहां से ये रोला स्टार्ट हो गया। एक दफा कानून बन गया, मतलब शुरू में प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा थी टिल 1973, 47 से लेके 56 तक रहा गवर्नर जनरल, उसकी पावर ज्यादा थी। फिर 1956 से लेके 72 तक, 56 में आइन मंजूर हुआ तो प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा हो गई, लेकिन 73 के आइन में प्राइम मिनिस्टर की पावर को दोबारा ज्यादा कर दिया गया। मुल्क सही चल रहा था, इसने जी आके मार्शल लॉ लगा दिया और एक अमेंडमेंट पास कर दी जिसके थ्रू ये कह दिया कि पावर्स तो प्रेसिडेंट की ज्यादा होती है। इसके बाद यही मैं आपको बताता जाऊं, इसका एक दफा 13वीं अमेंडमेंट में दोबारा से चेंज किया गया, फिर 18वीं अमेंडमेंट में दोबारा चेंज किया गया। 13वीं अमेंडमेंट में कहा गया कि नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर की पावर ही ज्यादा होती है, ये नवाज शरीफ के दौर में हुई थी। और 18वीं अमेंडमेंट जरदारी के दौर में हुई थी, और फिर दोबारा ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस जो है कुछ कवानीन देखिएगा। इसको मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ लोग हीरो मानते हैं और कुछ लोग इसको विलन मानते हैं। जो इस्लामिक कट्टर लोग हैं, जो इस्लाम के थ्रू चलते हैं, या मौलवी हजरात हैं, वो इसको हीरो मानते हैं क्योंकि इसने मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज कर दिया था, सूद का खात्मा कर दिया था, हदूद ऑर्डिनेंस पास कर दिया था कि फलां फलां सजाएं मुकर्रर कर दी थी कि उसके मुताबिक होंगी। फेडरल शरिया कोर्ट्स, शरीयत के मुताबिक कोर्ट्स अब भी हैं, फेडरल शरिया कोर्ट्स, वो इसने डेवलप किए थे। नहीं, जब मैं आऊंगा ना 18वीं अमेंडमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 18वीं अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा होगी। 18वीं अमेंडमेंट 2010 में पास हुई थी, जरदारी ने पास करवाई थी। 8वीं में ये कहा गया था पावर प्रेसिडेंट की ज्यादा होंगी, जो जिया ने कहा था। अभी आगे दौर आएंगे तो 13वीं और 18वीं भी हम देखेंगे। 1981 में वफाकी महोत्सव का इसने अदारा क्रिएट कर दिया, अब भी हैं। ये अम्बर्ड्समैन जो होते हैं, फेडरल अम्बर्ड्समैन और प्रोविंशियल अम्बर्ड्समैन,
ये अदारों के खिलाफ इनको शिकायत की जा सकती है। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इसने स्टार्ट करवा दी। और इसके दौर में सोवियत यूनियन और तालिबान की लड़ाई स्टार्ट हुई अफगानिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के इस तरह वाक़या है। रशिया ने हमला कर दिया। पाकिस्तान ये साथ आ गया, ये वाला पाकिस्तान। तो अमेरिका ने, ये बेसिकली लड़ाई अमेरिका और रशिया की थी, लेकिन अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई है उसको बोला जाता है कोल्ड वार। ये कभी डायरेक्ट आमने सामने आके खुद नहीं लड़ी कि इनकी आर्मीज आपस में आ गई हो। ये किसी और मुल्क में रोला डाल के आपस में आर्मियों को लड़ा देते थे। फॉर एग्जाम्पल क्यूबा में दोनों की आर्मियां चली जाएंगी, नाम लेंगे क्यूबा का और आपस में लड़ेंगे। जितना नुकसान होगा क्यूबा का होगा ना, इनकी तो सिर्फ आर्मीज वहां जाएंगी। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये जो है यमन में चले जाते हैं, वहां पे इनके ब्लॉक बने होते हैं, एक तरफ अमेरिकन फौजी होते हैं, एक तरफ रशियन, आपस में लड़ाई इस तरह से करते हैं, डायरेक्ट नहीं आमने सामने आते। और रशिया ने एक लड़ाई है अफगानिस्तान में छेड़ी। तो अफगानिस्तान में जो लड़ाई रशिया ने छेड़ी, रशिया का पुराना नाम है सोवियत यूनियन, पहले रशिया का नाम सोवियत यूनियन होता था। छेड़ी तो जो है अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान की मदद से रशिया को यहाँ पे शिकस्त दी, इस एरिया में अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में उन्होंने राब्ता किया जियाउल हक से और इन्होंने कहा कि हमें फौज चाहिए। और हम डायरेक्ट, पाकिस्तान तो अपनी फौज के थ्रू हमला नहीं कर सकता था, ठीक है, अफगानिस्तान पे। तो इन्होंने कहा कि न्यू जो है इस्लामी जहादी लोग प्रोड्यूस किए जाए। अफगानिस्तान भी क्योंकि जहादी, अफगानिस्तान इस्लामी कंट्री है, तो अब पाकिस्तान ने रशिया पे डायरेक्ट नहीं अटैक कर सकता था, तो इन्होंने कहा कि यहाँ से तुम मदद करो। तो हमने एक फोर्स बनाई जिसका नाम था तालिबान। तालिबान इनको क्यों करते हैं, हमारे मदरसे हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर डिफरेंट, बलोचिस्तान और केपी के और हमारे कबायली इलाकों में। उन मदरसों में तालिबान जो पढ़ते थे, जो बच्चे पढ़ते थे, उनको ट्रेनिंग दी गई। जो मौलवी हजरात पढ़ते थे उन्हीं के नाम से उसका नाम पड़ गया तालिबान। वो लोग इधर अफगानिस्तान की मदद के लिए गए। हमें पाकिस्तान को पैसा अमेरिका और सऊदीया प्रोवाइड करते थे, हमें ये पैसा देते थे और उसके बदले में हम यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देते थे, असला वगैरह देते थे और तालिबान को भी देते थे। इस तरह से फुली इस्लामाइजेशन, एक मतलब हमने इस्लामी नाम पे, तालिबान के नाम पे मदद भी की जो है अफगानिस्तान की। और अल्टीमेटली जो रशिया था वो ये बार हार भी गया। और हम ये कहते हैं कि हमने रशिया को तोड़ा है अफगान की मदद से। अफगानिस्तान को भी ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। यहाँ पे जैसे बरतानिया डिफरेंट इलाकों पे गवर्नमेंट करता रहा है, पाकिस्तान पे भी, ऑस्ट्रेलिया पे भी, यहाँ पे भी गवर्नमेंट करने की कोशिश की जो है उसने, बरतानिया ने। लेकिन उन्होंने यहाँ पे उनका मकबरा ही बनाया। उसके बाद रशिया ने यहाँ पे आके कोशिश की हुक्मरानी करने की, वो भी जंग हार गए। उसके बाद रिसेंटली देखिए अमेरिका ने भी कोशिश की, अफगानिस्तान में एक जंग चलती रही बहुत लंबी, लेकिन आखिर में उनका भी मकबरा ही बना। वापस जाना पड़ा, ठीक है, अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा तबाह हाल करके बहुत सारी बातें, ठीक है, लेकिन फतह तो नहीं कर सके ना। तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट दोबारा क्रिएट कर ली। तो इसीलिए अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर्स कहा जाता है कि ये बड़े बड़े जो अंपायर इनसे लड़ने आते हैं उनको भी ये वहां पे दफना देते हैं। और रमजान ऑर्डिनेंस डिफरेंट उसके अंदर था, ये था कि मेन जो इसका पॉइंट था कि सड़कों बाजारों पे आमने सामने आप खा पी नहीं सकते। जो लोग खाते पीते थे उन्हें सड़क पे ही जो है डायरेक्ट सबके सामने कोड़े मारे जाते थे फिर। मतलब इस्लामी सजाएं भी इसने मुतारफ करा दी थी। इस्लामी सजाएं थोड़ी सी सख्त हैं, वो देख के लोग डर जाते हैं, फिर वो काम कोई नहीं करता था। तो मुसाफिर लोगों ने खाना है, अब भी हम देखते हैं कि रमजान के में वो मुसाफिर खाने या पर्दे से लगे होते हैं जहाँ पे लोग खाते हैं। अब तो ओपन भी खा रहे होते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन इसके जमाने में अगर मुसाफिर हैं या ऐसे लोग जिन्होंने रोजा नहीं रखा, वो अलहदा खाएंगे। कोई खुलेआम खाएगा तो उसको जो है कोड़े मारे जाते थे सरेआम। और जी जिया जो है इसने 1985 के अंदर इलेक्शन करवाए, उसके अंदर ये जीत गया।
और इतने में जिया का एंड कैसे होता है, जिया की डेथ हो जाती है बेसिकली प्लेन क्रैश में 1988 में। बहावलपुर के मुकाम पे इसका त्यारा जो है उड़ता है, उसके अंदर इसके साथ जो है अमेरिका का एक एम्बेसडर भी होता है और भी कई अहम शख्सियात होती हैं। कहा जाता है कि उसमें आमों की पेटी रखी गई, उन आम की पेटियों में बम था। ये जैसे ही फ्लाइट किया, ये देखिए बहावलपुर भी यहाँ लिखा हुआ है, तो वो बम ब्लास्ट हुआ और इसका जो है इसकी डेथ हो गई। इसके दौर के दौरान ही 1985 में जब इलेक्शन हुए, ये जीत गया था, तो 1986 के राउंड अबाउट बेनजीर वापस आ गई थी मुल्क में। वैसे तो इसने पीपल्स पार्टी को जो है वो सही तरह से मुल्क में बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। लोग छुपते फिर रहे थे पीपल्स पार्टी के, और मुल्क में एक ही जमात थी पीपल्स पार्टी। तो लेकिन बेनजीर जो है 1986 में वापस आ गई मुल्क में बाहर से पढ़ के। इतने में ये जो था जिया, इसको पंजाब में एक अपना नुमाइंदा मिल गया जो इसका राइट हैंड था। बेसिकली पंजाब ही मेन एरिया है, यहाँ की सीटें ज्यादा हैं। जो गवर्नमेंट यहाँ बना लेता है, वफाक में भी आमतौर पे उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। पंजाब के अंदर इसने एक बंदा लॉन्च अपना कर दिया जिसका नाम था नवाज शरीफ, जियाउल हक ने। 1985 वाले इलेक्शन में नवाज शरीफ जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब बना था। पंजाब का चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ ने पंजाब में वर्किंग शुरू की, और इसकी कैबिनेट का हिस्सा था नवाज शरीफ, जियाउल हक की। उसके बाद जी 1985 के जब इलेक्शन हुए, तो इसने अपने अंडर वजीर आजम जो है, जियाउल हक ने, मरने से पहले की बात है, 85 में जब इलेक्शन करवाए, तो इसने अपने अंदर प्राइम मिनिस्टर रख लिया था मोहम्मद खान जुनेजो को। नेक्स्ट पॉइंट, पीपी के ऊपर काफी जुल्म हुआ था, जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर। तो इसकी सारी फैमिली जो है वो बाहर शिफ्ट हो गई थी। तो बेनजीर भुट्टो 1986 में वापस आई। जब बेनजीर वापस आई, तो इसने पीपल्स पार्टी के लिए दोबारा से काम करना शुरू किया मुल्क में, कि अगले इलेक्शन में पीपल पार्टी हिस्सा लेगी और हम जो है वो दोबारा से गवर्नमेंट बनाएंगे। जियाउल हक ने इसके खिलाफ एक मुल्क के अंदर कुछ पार्टियों को इकट्ठा करके एस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक पार्टी बना दी जिसका नाम रख दिया इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। और इस्लाम की बुनियाद पे उन्होंने मुल्क में ये कहा, इस्लाम ये कहता है कि फीमेल जो है वो हुक्मरानी नहीं कर सकती, फीमेल की हुक्मरानी इस्लाम में नहीं है। अब इस पे डिफरेंट जो है वो ओपिनियंस हैं, कुछ कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, बट कुछ रीजन हैं जो मैंने पढ़ा या देखा, कि प्रेगनेंसी होती है फीमेल को, कुछ वो मंथ होते हैं जिसमें वो वीक हो जाती है, या मंथली कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसमें वो वीक हो सकती है, डिसीजंस बेहतर नहीं कर सकती। इसलिए कहीं कहीं इस्लाम में इस बात पे जोर दिया गया कि एक फीमेल को हुक्मरान नहीं होना चाहिए। जहां पे फीमेल हुक्मरान हो, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। तो इसी बेस पे इन्होंने जो है एक बाकी पार्टियों का इत्तेहाद बना दिया, जिसमें नवाज शरीफ उसका मेन था, क्योंकि पंजाब नवाज शरीफ के पास था, सीएम पंजाब भी था। उन्होंने मिलके जो है बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ये शुरू कर दिया कि ये, बेनजीर भुट्टो का ये था कि मैं मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, पीपल पार्टी जीतेगी। मेन लीडर ये थी पीपल्स पार्टी की। तो ये कहा गया कि हुक्म औरत तो हुक्मरान ही नहीं होती। फिर नवाज शरीफ वगैरह ने इसकी करेक्टर असैसिनेशन भी की। इसकी कुछ तस्वीरें थी बाहर की बीच के ऊपर कम कपड़ों में, वो हवाई जहाज की मदद से गिराई जाती थी डिफरेंट एरियाज में, और इसकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती थी। लेकिन इतने में क्या हुआ, जो अपना जियाउल हक है उसका क्रैश हुआ और उसकी डेथ हो गई। जियाउल हक के मरने के बाद मुल्क के अंदर इलेक्शन होने थे डेफिनेटली। तो 1988 में मुल्क में इलेक्शन हुए। इस सारे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद एस्टेब्लिशमेंट, और इसके ऊपर पूरी रिपोर्टें मौजूद हैं कि डिफरेंट किस्म की कॉल्स वगैरह ट्रैप हैं कुछ एस्टेब्लिशमेंट की नवाज शरीफ के साथ, और ये सारे इत्तेहाद की आपस में,
कि बेनज़ीर के खिलाफ एक पूरा एक हाथ टाइम काम कर रहा था मुल्क में, जिसको एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही थी। तो लेकिन उसके बावजूद बेनज़ीर जीत गई, पीपल्स पार्टी जीत गई, और बेनज़ीर इस्लामी दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर बन गई। इसमें इस्लामी दुनिया में इससे पहले कोई भी फीमेल लीडर प्राइम मिनिस्टर नहीं थी। इसके बाद तो काफी सारी, तुर्की में भी बनी, और भी मुल्कों में, इवन के बांग्लादेश में भी अभी हसीना वाजिद है, 2 दफा आ गई है। तो इसके बाद शुरुआत इस्लामी दुनिया में भी मुसलमान औरतों की हुक्मरानी की हुई। पहली हुक्मरान मुसलमान जो है प्राइम मिनिस्टर, वो बेनज़ीर भुट्टो थी। ये क्वेश्चन आता है, और सम टाइम ये क्वेश्चन आता है दुनिया में पहली हुक्मरान प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो वो श्रीलंका में बनी थी। उसका नाम है सिरी मावो बांदर नाइके। दुनिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर सिरी मावो बांदर नाइके है, और पाकिस्तान की और इस्लामी दुनिया की फीमेल प्राइम मिनिस्टर पहली बेनज़ीर भुट्टो है। अब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट तो आ गई। अब ये 1988 से लेके 1999 तक जमहूरी हुकूमतें रही हैं, और 1999 में परवेज मुशर्रफ आ गया था। परवेज मुशर्रफ वाले को कुछ लोग मार्शल लॉ कहते हैं और कुछ लोग एमरजेंसी कहते हैं। परवेज मुशर्रफ 1999 में आया था, और फिर इसने गवर्नमेंट की थी टिल 2008, 7-8। लेकिन इसके दौर को कुछ लोग तो कहते हैं कि चौथा मार्शल लॉ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इमरजेंसी लगी थी मुल्क में। पाकिस्तान में कुछ क्लियर नहीं होता कि असल चीज क्या थी। यहाँ तो बंदा मर जाता है, बीमारी का नहीं पता चलता असल बीमारी क्या थी। तो इसी तरह ये नहीं पता मुल्क में 3 मार्शल लॉ लगे हैं कि 4 लगे, क्योंकि इसने, परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट नहीं किया था। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं किया था। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म तो नहीं हुआ। इसने कुछ जजेस को मिला के, जजेस को कहा कि जो मैंने ये किया है, ये सारे मामला, इसको तुम कॉन्स्टिट्यूशनल करार दो, ठीक है, ये आईनी तौर पे किया है नजरिया जरूरत के तहत। जजों ने कहा हम ये नहीं करेंगे। इसने वो जज हटा के अपनी मर्जी के जज लगा दिए थे, जिन्हें पीसीओ जज कहा जाता है। उन्होंने कहा था हाँ जी ये आईनी तौर पे ठीक है, ये मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने जब फैसला कर दिया, तो फिर आइन हमारा खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इसने दोबारा से इख्तियारात अपने बाद लेके मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया था, और फिर एज ए प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट करता रहा। प्रेसिडेंट भी यही था, मुल्क का आर्मी चीफ भी यही था, ठीक है। 2-3 ओहदे इसी के पास होते थे। मुल्क एक ऑफिस में बैठ के साइन करता था, दूसरे में जाके अप्रूव कर देता था। ये हमारे दौर की बात है, मतलब इन दौर अदवार में तो चलो हम थे। तो ये हम इंशाल्लाह परवेज मुशर्रफ वाला और बाकी मामला तो कल देखेंगे। ये जो दौर है 88 से 99 वाला, ये जमहूरी दौर था। लेकिन इस जमहूरी दौर में एक मसला आ गया, पावर प्रेसिडेंट की ज्यादा थी। 8th अमेंडमेंट में जियाउल हक जाते जाते क्या कर गया था, प्रेसिडेंट्स की पावर को ज्यादा कर गया था, जिसका नुकसान भुगतना पड़ा इन बेनजीर को 2 दफा और नवाज शरीफ को 2 दफा। अब बेनजीर की गवर्नमेंट शुरू हुई। अब मुल्क में 2 पार्टियां बन गई। पहले सिर्फ पीपल पार्टी थी मेन पार्टी, अब मुल्क में 2 पार्टियां हो गई। एक आ गई पीपल्स पार्टी और दूसरी आ गई पीएमएलएन, नून लीग। पीपल पार्टी ने अपनी जो है जी गवर्नमेंट स्टार्ट की, लेकिन जो आर्मी है वो बेनजीर के अगेंस्ट थी। और आर्मी जो है वो किसके साथ थी, नवाज शरीफ की। आईजीआई एक बनी थी पार्टी, इस्लामिक पार्टीज वर आल्सो अगेंस्ट ह्यूमन लीडर। बाद में नवाज शरीफ ने आईजीआई को खत्म करके अपनी पार्टी बना ली, जिसका नाम। इसके अब दौर में क्या हुआ, इसने इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेटर करने की कोशिश की। अब के दौर में आप देखेंगे जितने जमहूरी लीडर आएंगे डेमोक्रेटिक, वो इंडिया से तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन वो जब जब इंडिया से तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर इल्जाम लगेगा कि ये तो इंडिया में काम करते हैं, इनकी तो इंडिया में फैक्ट्रीज हैं, ये तो हिंदू हैं, ये तो गद्दार हैं, इनके ये मामलात हैं। पाकिस्तान में किसी दूसरे लीडर को करने का, उसके ऊपर इसराइल का लगा दो, इसराइल के साथ मिला हुआ है, यहूदी है, हिंदुओं के साथ मिला हुआ है, इंडिया को फेवर करता है, इस तरह के इल्जाम लगा दिए जाते हैं। अब जमहूरी हुकूमतें जितनी होंगी वो इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करेंगी। जब वो इंडिया से अपने तल्लुकात बेहतर करेंगी तो एस्टेब्लिशमेंट उनको हटा देगी, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान का इशू ही क्लियर हो जाता है, मसला ही खत्म हो जाता है, तो आधा मकसद ही खत्म हो जाता है ना एस्टेब्लिशमेंट का। बॉर्डर डिस्प्यूट ही खत्म हो गया, पीछे क्या जरूरत रहेगी। मुल्क तो हमारा इतना कोई बड़ा नहीं है, कई मुल्कों से छोटा मुल्क है, लेकिन हमारी जो स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा है। तो इसने इंडिया से जब रिलेशन बेहतर करने की कोशिश की, और उस वक्त वहां का प्राइम मिनिस्टर होता था राजीव गांधी। तो इसके ऊपर ये एलिगेशन लग गया कि इसका अफेयर है राजीव गांधी के साथ। फिर इंडिया में एक मूवमेंट चल रही थी खालिस्तान की, सिख अलहदा होकर अपना एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते थे। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान से भी कुछ सिख लोग उनकी मदद कर रहे थे, यहाँ सारी लिस्टें हमारे पास मौजूद थी। तो जो सिखों की लिस्टें हैं जो ये मदद कर रहे थे, बेनजीर भुट्टो ने राजीव गांधी को वो लिस्टें दे दी, जिसकी वजह से खालिस्तान जिन लोगों ये चला रहे थे उनको पकड़ पकड़ के जेलों में बंद कर दिया गया, और खालिस्तान की मूवमेंट दम तोड़ गई। अब कोई उतने धड़ल्ले से नहीं, ये इस दौर में खत्म हो गई है खालिस्तान की मूवमेंट। इंडिया में जो चलती थी, अब भी रेफरेंडम होते हैं, लेकिन वो बल्कि हल्के लेवल पे है। इस दौर में 1990s के दौर में खालिस्तान की मूवमेंट बहुत अरूज पे थी, एक अलहदा सिख अपना मुल्क बनाना चाहते थे विद इन इंडिया। करप्शन बढ़ गई इसके दौर में बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके हस्बैंड का नाम था आसिफ अली जरदारी, जिसको क्या कहा जाता है, मिस्टर 10%। और मिस्टर 10% इसको जो जरदारी को खिताब दिया गया, वो पाकिस्तान ने नहीं दिया था, सऊदी अरब ने दिया था। होता ये था कि जितने मामला जो कंट्रैक्ट या जो भी हमारे मामला होते थे, 10% हिस्सा उसमें जरदारी का होता था, वरना वो प्रोजेक्ट। तो फिर सऊदी अरब ने इसको नाम दिया था कि, जिसकी वजह से अब मुल्क में करप्शन वगैरह भी इंक्रीज हुई। फिर इसकी गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इन्वॉल्व हो गई। उसको कहते हैं ऑपरेशन मिडनाइट जैकल। एक आईएसआई की तरफ से ऑपरेशन किया गया। कुछ कॉल्स जो है आईएसआई की टाइप हुई, उसके अंदर ये प्लानिंग की जा रही थी इसकी गवर्नमेंट को हटा दिया जाए मुल्क से, इसको नजरबंद करने की आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, और इसको बता दिया गया। इसको आईबी ने बता दिया कि तुम्हारे खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट जैकल। तो वो ऑपरेशन को रोकना पड़ा, खत्म हो गया वो, जब इसको इस चीज की इतला मिल गई बेनजीर को। लेकिन क्या हुआ, प्रेसिडेंट इसके जमाने में था इसहाक खान। उसने बेनजीर को अपने इख्तियारात का यूज करते हुए, क्योंकि प्रेसिडेंट के इख्तियारात ज्यादा थे, तो इसहाक खान ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बेनजीर को डिसमिस कर दिया, इसकी गवर्नमेंट के ऊपर इल्जामात लगा के कि मिस यूज ऑफ पावर और करप्शन के चार्जेस हैं, मुल्क में बहुत करप्शन बढ़ गई है, इसको हटा दिया जाए। तो बेनजीर की पहली गवर्नमेंट इन चार्जेस की बुनियाद पे प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दी। जब गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन। जब इलेक्शन हुए तो जो नवाज शरीफ था वो अभी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अंडर ही लड़ा। ये कोएलिशन थी रिलीजियस पार्टियों की, मिलिट्री ने साथ दिया नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ ये इलेक्शन जीत गया। तो फिर इसका मतलब 1990 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, पहली गवर्नमेंट, ये एज ए प्राइम मिनिस्टर बन गया।
पहली दफा प्राइम मिनिस्टर 1990 में बना और 93 तक 3 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहा। अब हम देखते हैं कि इसने अपने दौर में क्या अच्छे काम कराए और क्या इसकी बुरे काम हुए और क्या वजह बनी कि इसकी गवर्नमेंट को जाना पड़ा। कैसी मजे की स्टोरी है, कैसे देखें गवर्नमेंट में आते हैं, कैसे मुश्किल से उसी वक्त एक ऑर्डर होता है, निकाल दिए जाते हैं। नवाज शरीफ जो है वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर था पंजाब का। पंजाब में इसकी बहुत अच्छा जो है वोट बैंक था। जाग पंजाबी जाग का ये नारा लगाता था। और जो है ये 1985 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें चीफ मिनिस्टर बना था पंजाब का, वजीर आला पंजाब, जियाउल हक के अंडर। इसलिए कहा जाता है कि जो नवाज शरीफ है वो जियाउल हक की पैदावार है, फौज की पैदावार है। भुट्टो पीपल पार्टी किसकी पैदावार है? अयूब खान की। अयूब खान को भुट्टो क्या कहता था? डैडी। तो इसका मतलब पीपल पार्टी जो पैदा हुई वो भी फौज एस्टेब्लिशमेंट ने पैदा की, अयूब खान। नून लीग जो पैदा हुई वो भी फौज ने पैदा की, ठीक है जी, जियाउल हक ने। और इस वक्त मुल्क में तीसरी पार्टी है पीटीआई, वो भी फौज ने पैदा की, ठीक है। आईएसआई के जो थे अपना, स्टेटेड बातें हैं लेकिन कई लोग नहीं मानते इन चीजों को, लेकिन स्टेटेड बातें हैं कि किस तरह से क्रिएट किया गया। 2000 वाला 11 वाला जो जलसा था लाहौर वाला, उसको जो है मैनेज किया गया था। नहीं नहीं, फैज हमीद तो नया आया भाई, फैज हमीद तो अब आया है। अब वो इलेक्शन भी लड़ते हैं इसके नाम पे बकायदा, पूरी जो है वो आईएसआई के वो रहे हैं, हेड रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं। और इलेक्शन बेसिकली पीटीआई की टिकट देते हैं और लड़ते हैं, ये रावलपिंडी वाली साइड से। खैर आगे चल के 2 दिन का भी डिस्कस करेंगे। ये जो है इलेक्शन जीत गए 1990 के। नवाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बन गया, सपोर्टेड बाय आर्मी। इसने जो पॉलिसी है पीपल पार्टी की, नेशनलाइजेशन की, उससे बिल्कुल अपोजिट काम किया, प्राइवेटाइजेशन का। ये कहते हैं जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है कि प्राइवेट अदारे ज्यादा बेहतर काम करते हैं, इनका मानना ये है। पीपल्स पार्टी कहती है गवर्नमेंट अदारे ज्यादा काम अच्छा करते हैं। और पीपल पार्टी जब भी गवर्नमेंट में आती है ये सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें भी बढ़ाती है, सरकारी मुलाजमों को प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, उनको फ्री हैंड दिया जाता है। पीएमएलएन जब आती है ये प्राइवेट अदारों पे ज्यादा काम करती है, चीजों को प्राइवेटाइज करती है। इनका मानना यह है कि प्राइवेटाइज अदारे ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से मुल्क में एक दफा जहरी बात है फायदा तो होता है। वो प्राइवेट वाले आपके सामने गवर्नमेंट के वो जो बंदा होता है उससे खून निचोड़ के काम लेते हैं, जितनी तनख्वाह देते हैं उससे डबल काम लेते हैं। उनके मामला भी बेहतर हो जाते हैं, शिकायत वगैरह कोई जाए प्राइवेट वाले उसको रिजॉल्व भी कर देते हैं इस तरह से। फिर मोटरवे इंट्रोड्यूस कराई इसने 1992 में, मोटरवे इंट्रोड्यूस कराई जो कि पाकिस्तान का मतलब मेगा प्रोजेक्ट है। एग्रीकल्चर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, एग्रीकल्चर ने इनके जमाने में ग्रो किया। इसके अलावा कुछ ये हैं, इसको जस्ट एक दफा आप पढ़ लीजिएगा। लोन स्कीम इंट्रोड्यूस कराई, लेबर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, प्रोविंस का शेयर होना चाहिए वो इंट्रोड्यूस कराया। जीडीपी मुल्क की और एक्सपोर्ट जो मुल्क की है वो 12% इंक्रीज हो गई। बैतुल माल मुल्क के अंदर जो है वो पास कराया, शरिया बिल मुल्क के अंदर पास कराया। बेसिकली जो पीएमएलएन है वो क्योंकि एक जियाउल हक से क्लोज लीजन है, तो ये एक कंजर्वेटिव पार्टी है। इस आप मतलब पार्टीज के लोगो देखें ना, जाके गूगल पे सर्च करें तो वहां पे उनके लोगो होते हैं, उनका मैनिफेस्टो होता है। तो पीएमएलएन एक राइट विंग पार्टी है, रिलीजियस पार्टी है, मतलब ये इस्लामिक चीजों के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये एक कंजर्वेटिव टाइप है। अब करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, एक हर किसी का अपना लोगो होता है। तो ये कंजर्वेटिव शरिया बिल वगैरह इन्होंने पास कराया, बैतुल माल वगैरह इन्होंने बनाया। अब ये सारे मामला हो रहे थे, अगर मुल्क में इतनी ही तरक्की हो रही थी तो इसको जो है फिर निकाला क्यों गया? इसके पावर के मामले में इशू बन गए प्रेसिडेंट के साथ। ये जो चीज पास वगैरह करता था प्रेसिडेंट असाफ खान, जिसने बेनजीर को भी मुअत्तल कराया था, वो उनको रोक लेता था। प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा थी तो मसले बनते थे, चीजों के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स बन जाते थे। नवाज शरीफ की शुरू से एक ये रही है कि ये कहता है जब ये इक्तदार में आ जाते हैं
तो ये कहते हैं सारी चीजें ही हमारे अंडर हैं, प्रेसिडेंट भी, आर्मी चीफ भी, कोई और अदारा कोई नहीं, जो हमने कह दिया वही मुल्क में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, वो ये चीजें हमारे जिस तरह मुल्क में डिफरेंट अदारे काम करते हैं, वो अपनी अपनी पावर्स का एग्जेक्टिव इस्तेमाल करना, हर अदारा कहता है, अदलिया है तो हमारे अपनी पावर्स होनी चाहिए, आर्मी है तो वो कहती है हमने अपनी डोमेन में काम करना है, हमें कोई ना रोके, हमारे से कोई साजबाज ना करे, मतलब हम हमसे कोई अकाउंटेबिलिटी ना ले। ठीक है, ये थोड़ा सा कहता है कि नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके इख्तियार ज्यादा होते हैं, सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के अंडर होनी चाहिए। यही वजह इसकी बनी, मतलब इस गवर्नमेंट के जाने की 1990 वाली। और फिर जब परवेज मुशर्रफ के साथ इसका मसला बना तब भी यही मसला था। एक बार इसका प्रेसिडेंट से मसला बन गया, गवर्नमेंट 1990 वाली गई, और दूसरी दफा दोबारा भी आया इसका मसला, तब परवेज मुशर्रफ के साथ आर्मी चीफ से बन गया था। तो जी इसके जमाने में करप्शन भी बहुत ज्यादा होगी, रैम्पेंट करप्शन होगी। रैम्पेंट करप्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा अदारों में रिश्वतखोरी, पटवारी वाला निजाम वो फरोग पा गया। इसका एक स्कैंडल आया, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कुछ सोसाइटियां बनाई गई, पैसे लिए गए उनसे, वो पैसे उन लोगों को घर नहीं बना के दिए गए, लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पे निकल आए, जब लोगों ने एहतजाज किया तो उनको उनके पैसे वापस करके मामले को ठंडा किया गया। इस तरह के मामले हुए जब मुल्क के अंदर, तो असहाक खान ने इल्जाम लगाया दोबारा से करप्शन का, और इसको भी डिसमिस कर दिया, इसकी गवर्नमेंट को। उसने कहा जी ये भी बेनजीर की तरह मुल्क के अंदर करप्शन क्रिएट कर रहा है और अपने इख्तियार से तजावज कर रहा है, तो मैं असम्बलियां डिसॉल्व करता हूँ। नवाज शरीफ ये पटिशन लेके चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है प्रेसिडेंट के चाहे इख्तियार ज्यादा होते हैं, लेकिन उसको कोई सबूत पेश करना पड़ेगा कि मैं बाकी करप्शन कर रहा हूँ या कहाँ कहाँ पे गलत हूँ, वो चीजें बताए, कोर्ट से फैसला ले और फिर इंप्लीमेंट करके मेरी गवर्नमेंट को खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसहाक खान जो प्रेसिडेंट है वो ये इसकी गवर्नमेंट को मुअत्तल नहीं कर सकता विदाउट, सिर्फ ये चार्ज लगा के फलां करप्शन कर रहा है, इसकी बेस पे गवर्नमेंट मुअत्तल नहीं होती, उसको सबूत भी पेश करना पड़ेगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्यों इसके हक में फैसला दिया, आप कमेंट में बताएं। क्या सुप्रीम कोर्ट इसके हक में फैसला दे देती है? एक आम बंदा जाता है उसके हक में तो फैसला नहीं दिया जाता। ये गवर्नमेंट में आया, ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो इसके हक में फैसला हो गया कि हाँ जी तुम्हारी गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। कुछ समझ आती है अब तक रीजन? पीसीओ जज यहाँ कहाँ पे आ गए? पीसीओ जज तो 1999 में आए थे मेरे भाई। इसको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी, एस्टेब्लिशमेंट इसके, हाँ जी, वो इसके हक में थी, तो फैसला इसके हक में आना था, गवर्नमेंट क्यों डिसॉल्व होती। लेकिन फिर बाद में मुल्क के मामला खराब हो रहे थे, तो उन्हीं लोगों ने इसको मशवरा दिया कि तुम जो है ना, दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही रिजाइन करो। असहाक खान भी इस्तीफा देगा और नवाज शरीफ भी इस्तीफा देगा। अब मुल्क के मामला चल नहीं सकते, दोनों जो एग्जेक्टिव पोस्टें हैं वो आपस के अंदर मसला डाल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको बहाल कर दिया, लेकिन अंदर से फिर दोबारा मशवरे आए, दोनों तरफ खेला जाता है ना, कि तुम दोनों रिजाइन कर दो। दोनों ने रिजाइन कर दिया और दोबारा से इलेक्शन करवाए गए। ये असहाक खान जी, ये रहा, इसने करप्शन के चार्जेस लगा के दूसरी गवर्नमेंट भी खत्म कर दी। लेकिन जाते जाते नवाज शरीफ इसका भी सर लेता गया, नवाज शरीफ जाते जाते इसका भी सर लेता गया, इसको भी डिसमिस होना पड़ा। अब जी नए इलेक्शन होते हैं 1993 में। मुल्क में दो ही पार्टियां थी मेन, एक पीपल्स पार्टी और एक पीएमएलएन। दोबारा से पीपल्स पार्टी जीत जाती है और फारूक लगारी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फारूक लगारी बेनजीर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है मुल्क की। बेनजीर को यह चीज समझ आ जाती है अपने दौर में, दूसरा दौर आ गया बेनजीर का एज ए प्राइम मिनिस्टर। बेनजीर दो दफा प्राइम मिनिस्टर रही है 1993 टू 1997 तक। इस दफा इसने थोड़ी सी लंबी गवर्नमेंट की। बेनजीर को एक चीज समझ आ गई थी, उसको समझ आ गया कि अगर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट करनी है तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रिलेशन रखने पड़ेंगे।
ठीक है जी। अच्छा, जब इलेक्शन हुए थे तो कुछ सूबों में नून लीग की गवर्नमेंट बनी थी, कुछ में पीपल्स पार्टी की। सिंध और बलूचिस्तान में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी। केपी के और पंजाब नून लीग जीत गया था। लेकिन ओवरऑल जब सीटें देखी गई तो फेडरल में सीटें ज्यादा थी पीपल्स पार्टी की, और पीपल पार्टी की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो बन गई। मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो बन गई। अब दो सूबे जो हैं वो नून लीग के पास थे, दो सूबे जो हैं वो बेनजीर के पास थे, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो बेनजीर की थी। इसको ये समझ आ गई कि अगर मुझे गवर्नमेंट करनी है तो मुझे रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट से। इसने फॉरेन पॉलिसी अपनी फौरी तौर पे रिव्यू की। फॉरेन पॉलिसी, दूसरे मुल्कों के साथ अख्तियारात, इंडिया के साथ अपने तल्लुकात पे थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा। इसने जो है कुछ हेल्थ कार्ड के ऊपर, हेल्थ वर्क के ऊपर काम करना शुरू किया मुल्क में। वुमेन राइट्स के ऊपर इसने वर्किंग करना शुरू की मुल्क के अंदर। ये इसके पॉजिटिव काम कि इसने आके एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर लिए, दूसरे नंबर पे इसने हेल्थ केयर के ऊपर काम करना शुरू किया, वुमेन राइट्स के ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन फिर क्या वजह बनी तेरे जाने की? जाने की क्या वजह बनी फिर? वही, इन्होंने मुल्क का वो बढ़ाने के लिए ओवरऑल रेवेन्यू, इकॉनमी, 128 बिलियन रुपीस के टैक्सेस इंट्रोड्यूस करा दिए। जब इन्होंने डिफरेंट चीजों पे टैक्स इंट्रोड्यूस कराया तो मुल्क में महंगाई बढ़ गई। इसके अलावा इसका भाई था मुर्तजा भुट्टो, उसका भी कत्ल कर दिया गया। उस कत्ल का इल्जाम इसकी गवर्नमेंट के ऊपर भी लगता है। कुछ इसकी सारी फैमिली मतलब इसी तरह जो है ना गई है पीपल्स पार्टी की। जो जुल्फकार अली भुट्टो था उसको फांसी चढ़ा दिया गया, इसके भाइयों का कत्ल कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो को भी कत्ल कर दिया गया। सारी फैमिली इसी तरह जाती रही है। ठीक है, तो मुर्तजा भुट्टो की किलिंग का एलिगेशन लगा। इकॉनमी की कंडीशन मुल्क की जो है वो खराब होना शुरू हो गई, महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। जरदारी को सऊदी अरब ने लेबल दिया मिस्टर 10% का। जरदारी करप्शन बहुत करता था, मतलब जो भी, ये पाकिस्तान ने नहीं दिया, मतलब हम एक दूसरे पे जैसे नाम लगा देते हैं। नवाज शरीफ के कई नाम रखे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान का नाम डीजल या मुख्तलिफ रखा जाता है, इमरान खान के डिफरेंट नाम रखे जाते हैं। ये नाम 10% इसका पाकिस्तानियों ने नहीं रखा, ये सऊदी अरब ने रखा। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी होता है, उसमें से 10% हिस्सा जरदारी का होता है, फिर काम शुरू होता है। तो मतलब मुल्क में फिर करप्शन बढ़ गई, इकॉनमी की सिचुएशन गलत हो रही थी। तो प्रेसिडेंट के इख्तियारात ज्यादा थे फरूक लगारी के, उसने जी एक दफा फिर इसकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। कितने मजे की कहानी है? पहले आई असाक खान था, उसने असाक खान ने इसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ के ऊपर भी उसने ये इल्जाम लगाया करप्शन का, असाक खान ने उसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। नवाज शरीफ ने थोड़ी दलेरी की, उसको पता था दलेरी इसलिए की कि सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो मेरे हक में फैसला होगा। गया, उसके हक में फैसला हुआ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मशवरा उसको यही दिया कि मुल्क के हालात खराब हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों इकट्ठे काम नहीं कर सकते, तुम दोनों इस्तीफा दो। दोनों ने इस्तीफा दे दिया, बेनजीर आ गई। बेनजीर अभी कुछ अर्सा काम किया, दोबारा जो है फरूक लगारी ने करप्शन की बुनियाद पे, ये सदर फरूक लगारी था, इसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। दोबारा इलेक्शन हुए। ये देखिए जी, नवंबर 5 1996, लगारी dismisses बेंजीन गवर्नमेंट ऑन करप्शन चार्जेस। इसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, पीएमएलएन दोबारा जीत गई। 1997 टू 1999 ऑलमोस्ट 2-2.5 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, और फिर इनसे गवर्नमेंट ले ली। मतलब कि 3 साल पहले गवर्नमेंट की, ऑलमोस्ट 3 साल दूसरे दौर में गवर्नमेंट की नवाज शरीफ ने एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद अब जो रिसेंट गवर्नमेंट की थी वो 4 साल। 10 साल ऑलमोस्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहा है नवाज शरीफ मुल्क का। ठीक हो गया। अब इसके दूसरे दौर में क्या बना वो देखिएगा, 1997 टू 1999 वाले में। ये देखिए, न्यू इलेक्शन वन बाय पीएमएलएन अगेन, दोबारा से एक दफा नून लीग अब ये बारियां लेना शुरू हो गया। पहली बारी जो है वो ली पीपल्स पार्टी ने, बेनजीर ने, फिर वो उसको आउट किया गया, दूसरी बारी लेने आ गया नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ आउट हुआ,
फिर दोबारा जो है इस दौर में बेनजीर वापस आ गई, बेनजीर ने 2-3 साल गवर्नमेंट की, उसको डिसमिस कर दिया गया, दोबारा से इनिंग खेलने आ गया नवाज शरीफ। इसने जी 17 फरवरी 1997 को गवर्नमेंट संभाली। मोटरवे को इसके पॉजिटिव काम किया है, मोटरवे को इसने कंप्लीट किया, ये पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे और इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे। पेशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे M1 कहलाती है, इस्लामाबाद से लाहौर M2 कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। M1 और M2 मोटरवे ये पहले पहले जो कंप्लीट हुई वो M1 M2 कहलाएंगी ना, पहले ये पेशावर टू लाहौर और लाहौर टू जो है ना इस्लामाबाद टू लाहौर पहले बनी है। अटॉमिक धमाके इसके दौर में हुए 28 मई 1998 में, इसने करवाए, इसके ऊपर प्रेशर आया, फौज ने करवाए। अब्दुल कदीर तो डेफिनेटली हमारा हीरो है ही है। इसका क्या रोल था, वो नून लीग वाले किसी और तरह लेते हैं और पीटीआई वाले किसी और तरह लेते हैं। बहरहाल इसके दौर में अटॉमिक एक्सप्लोजन हुए। अच्छा, इसने एक काम किया, इसको ये था कि जो प्रेसिडेंट है वो तो थोड़ी देर बाद ही प्राइम मिनिस्टर को निकाल देता है, क्योंकि ये एक दफा खुद निकल चुका था, 2 दफा बेनजीर निकल चुकी थी। तो इसने 13वीं अमेंडमेंट पास करा के उसमें कह दिया कि इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा होंगे। इसको हमेशा से मसला नवाज शरीफ को रहा इख्तियारात का। ये कहता है कि मैं ऑल इन ऑल हूँ हर मामले में, मेरे आगे कोई बोले ना, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, या जो भी हो, अदालत हो चाहे। तो इसने सबसे पहले तो फिर ये काम किया, 13वीं अमेंडमेंट पास की। इससे पहले कौन सी अमेंडमेंट में ये कानून जियाउल हक पास करके गया था कि अख्तियारात प्रेसिडेंट के ज्यादा होंगे, बताइए? यस, 8वीं में। उसके बाद फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं डिफरेंट और मामलात पे आती रही अमेंडमेंट। 13वीं अमेंडमेंट इसने पेश की अपने दौर में, जब ये आया कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार ज्यादा होंगे। अब इसने ये सोच लिया कि अब मैं गवर्नमेंट जो है वो सुकून से करूंगा, अब मेरा किसी के साथ क्लैश नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना, सर मंडलाते ही ओले पड़े, ओले पड़ने होते हैं। और इसके तो पहले बाल भी नहीं थे, बाद में लगवाए हैं, तो अगर बंदा गंजा हो तो वो ज्यादा जोर से पड़ते हैं। तो जी क्या हुआ, इसने और भी इसके दौर में कुछ काम हुए। इसने मोहम्मद रफीक तारर को प्रेसिडेंट बना दिया। इसने इसके बाद इस गवर्नमेंट में भी, और इसके बाद दोबारा जब इसकी गवर्नमेंट 2008 से 13 में आई, ऐसे प्रेसिडेंट रखे जो सिर्फ सेरिमोनियल थे, आजाजी तौर पे थे, जिनको सिर्फ 23 मार्च को धूप लगाने के लिए बाहर निकाला जाता था। ममनून हुसैन का नाम आपने सुना होगा। तो इसको ये समझ आ गई कि ऊपर वाला ओहदा ही ऐसे बंदे को रख दो जो हिलजुल ही ना सके, जो काम ना कर सके। और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात इसने वैसे ही ज्यादा कर दिए। सिंध में अनरस्ट था, सिंध में MQM का काम शुरू हो रहा था, MQM पर मार रही थी, तो इसने गवर्नर राज सिंध में लगाया। आपने बस ये याद रखना है, गवर्नर राज सिंध में लगा था नवाज शरीफ के दौर में। इसने गलती कर दी अच्छी खासी, इसके मामला ठीक जा रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इससे क्या गलती होगी, प्रेसिडेंट भी इसने चेंज कर दिया था, प्रेसिडेंट भी इसके अंडर हो गया था। इसने इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करने की गलती कर दी। लाहौर डिक्लेरेशन साइन की इसने इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था वाजपेयी, फरवरी 1999 में। इसने जैसे ही तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, एस्टेब्लिशमेंट ने इस पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उस वक्त इसके दौर में एक आर्मी चीफ होता था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसका नाम था जनरल जहांगीर करामत। वो इसके ऑफिस में आया, उसने किसी मामले पे इसको राय देना चाहिए, इसने खड़े खड़े उसका इस्तीफा ले लिया। इसने कहा तुम अपनी राय वगैरह ना दो, तुमसे मैंने मुल्की मामलात में इंटरफेयर करने का नहीं पूछा। उसने आगे से कुछ बोलना चाहे, इसने कहा अपना इस्तीफा दे दो। वो भी भना माना जंगीर करामत, उसने इस्तीफा ही दे दिया जंगीर करामत को। इसने फिर फौज में देखा कि कौन सा ऐसा बंदा जूनियर रैंक पे, मतलब ऊपर वाले नामों में से किसी बंदे को मैं ओब्लाइज कर देता हूँ उठा के, ताकि वो सारी जिंदगी दब दब के मेरे साथ चलता रहे। इसने एक बंदा उठाया फौज में से आर्मी चीफ लगाने के लिए, जिसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ।
इसने जी, मैं देखूं कितना लेक्चर रहता है। हाँ ये बस 99 तक ही आपको बता देना। इसने जी जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगा दिया और ये सोच लिया कि काम सारे ठीक हो गए हैं, अब जो है वो मामलात मेरे गड़बड़ नहीं होंगे। मैंने प्रेसिडेंट को भी सेट कर दिया है, मैंने आर्मी चीफ को भी सेट कर दिया। इतने में क्या हुआ, जो जनरल, ये वाला जो वाक्य है ये सारा डिस्प्यूटेड वाक्य है, इसके ऊपर डिफरेंट राय पाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस मौजूद हैं। आप कारगिल वाक्य पे, कारगिल वाक्य में था क्या और गलती किसकी थी, नवाज शरीफ की या जनरल परवेज मुशर्रफ की, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट वीडियोस में आपको डिफरेंट स्टोरी मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे उसमें कि जनरल मुशर्रफ गलत था, कुछ लोग कहेंगे कि नवाज शरीफ गलत था। तो वो आपने खुद डिसाइड कर लेना है, ये पेपर में तो आना नहीं कि दोनों में से गलत कौन था। तो हुआ ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने, हमने पहली बार कश्मीर के ऊपर हमला किया था 48 में, 48 की लड़ाई हुई। दूसरी बार हमने हमला किया था कश्मीर के ऊपर आजाद कराने के लिए 65 में। 65 में जो हमला किया था उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं बताइएगा। जुल्फकार अली भुट्टो ने डिवाइस किया था, मूसा खान की क्यादत में, ऑपरेशन जिब गुड, यासिर अंदावा ऑपरेशन जिब्राल्टर। तो इसी तरह एक और हमला हमने पहले किया उस तरफ, वो गालबन उसका मुझे सन प्रॉपर याद नहीं, शायद 88 था, सियाचिन वाला। उसके बाद 1999 में एक हमला और होता है कश्मीर आजाद करवाने के लिए, उसको कहते हैं कारगिल वार। वैसे तो इंडिया और हमारा बॉर्डर चूंकि मुश्तरका है तो वहां पे झड़पें जारी रहती हैं, हम सुनते रहते हैं कि जो है वहां से झड़पें हुई और हमने उसका मुंह जोर जवाब दिया। लेकिन सॉरी टू से कि यूनाइटेड नेशंस ये मानता है कि पाकिस्तान ज्यादा हमले करता है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की सफारतकारी बेहतर है, इंडिया ने शुरू से इन कामों में नहीं पड़ा, तो वो जैसे ही जो मामला होता है यूनाइटेड नेशंस में जाके रजिस्टर करवा देते हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से अब तक, एक मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, 250 रेजोल्यूशन गई है ना कि इंडिया ने हम पे हमला किया है, उस तरफ से फायर आया है, उस तरफ से गोला बारूद आया है, तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा दफा अपनी ये कंप्लेन रजिस्टर कराई हुई है। तो यूनाइटेड नेशंस की नजर में पाकिस्तान वहां पे हमला करता है, ना कि इंडिया हम पे हमला करता है। इन जंगों में भी इंडिया यूनाइटेड नेशंस के पास गया, पाकिस्तान नहीं गया। इंडिया गया है कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया। तो दुनिया हमें इसीलिए थोड़ा सा टेररिस्ट और हम पे हमेशा आती है, जो है सारा मलबा किसी भी लड़ाई का इंडिया पे नहीं आता, क्योंकि इंडिया ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, अपनी पॉलिसीज के थ्रू इस चीज को रजिस्टर कराया हुआ है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान करता है। दूसरे नंबर पे, सुनने में थोड़ी सी बुरी बातें लगती हैं, लेकिन एक चीज सोचिएगा, एक बंदा जर्मनी फ्रांस में बैठा है, उसको ये बात कैसे पता चलेगी कि कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है? बताइए कैसे उस तक, कैसे ये बात पहुंचेगी? एक जर्मनी या फ्रांस के अंदर एक बंदा बैठा है, वो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल है, उस तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि कश्मीर कोई रीजन है और इसमें ये इशू चल रहा है? कनाडा में लोग बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग बैठे हैं, थ्रू टीवी चैनल, थ्रू देयर न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर इंग्लिश में होते हैं। हमारा कोई भी चैनल या न्यूज कोई लगाता है टीवी चैनल, तो वो उर्दू में है, इंग्लिश में हमारे न्यूज चैनल नहीं है। इंडिया के न्यूज चैनल आपने देखे, वो सब इंग्लिश में है। इसका मतलब जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जब भी वहां कोई न्यूज सुनेगा एशिया की, वो इंग्लिश ज़बान में सुनेगा। वो जियो न्यूज तो नहीं लगाएगा, ARY न्यूज तो नहीं लगाएगा, वो कोई इंग्लिश चैनल लगाएगा ना एशिया का। तो वो जब वहां एशिया का चैनल कोई लगाते हैं तो उन तक खबर वो जाती है जो इंडिया कह रहा है, हमारी खबर वहां तक गई ही नहीं आज तक। दुनिया में लोगों को नहीं पता कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और कौन कर रहा है। दुनिया ये मानती है कि पाकिस्तान वहां पे दहशतगर्दी करवाता है। हमारी जो तंजीमें हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा,
अलकायदा, तालिबान, इसके थ्रू हम वहां पे दहशतगर्दी करवाते हैं। ये इंडिया ने एक स्टांस क्रिएट कर दिया हुआ है। तो हम काफी चीजों में, टेक्नोलॉजी में, इन चीजों में पीछे हैं। हमारे इंग्लिश चैनल ही नहीं है, हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर ही नहीं है कि वहां के लोग, डॉन न्यूज़पेपर अब वहां तो नहीं लोग पढ़ते होंगे ना, एक है डॉन न्यूज़पेपर, ज्यादा अब चैनल वगैरह हैं या आपका मीडिया है, उसके थ्रू चीजें जाती हैं। वो हमारी बड़ी कमजोर है। तो खैर, इसी तरह एक छोटी सी लड़ाई चल रही थी, जैसे झड़पें चलती हैं, वो झड़पें चल रही थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसको कहते हैं कारगिल ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन पूरी वॉर की शक्ल अख्तियार कर गया। कारगिल, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ पहाड़ हैं जिनको कारगिल के पहाड़ कहा जाता है। वहां पे हमारी फौजें गई, हमने कुछ एरिया उधर से फतह कर लिया कारगिल का, और हमें एक ऐसी सिचुएशन में हम वहां आ गए कि इंडियन फौज ने हमें सर्कल कर लिया। एरिया हम ज्यादा आगे निकल गए ना, दौड़ते दौड़ते ज्यादा आगे निकल गए। गवर्नमेंट को इस बात का नहीं पता था। परवेज मुशर्रफ ने इस चीज का गवर्नमेंट लेवल पे नहीं बताया हुआ था। गवर्नमेंट के और भी विंग होते हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी तो जमीनी दफा कर रही है, तो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को राब्ता किया कि मुझे फौजें भेजी जाए, मुझे एयर सपोर्ट दी जाए, एयर फोर्स मेरे लिए जहाज भेजे जाए, यहाँ पे हम यहाँ पे इन सर्कल हो गए हैं, और अगर हमें इधर इन सर्कल से निकलना है और इस एरिया पे अपना कब्जा रखना है, तो हमें मजीद यहाँ पे एयर फोर्स की जरूरत है, हमारे बस से चीजें बाहर हो रही हैं। इस चीज के ऊपर जी नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया उससे, कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कोई वॉर भी चल रही है, वहां पे कोई वॉर भी चल रही है, मैं किस तरह से वहां पे तुम्हारे पास नुमाइंदे भेजूं। और फिर मुशर्रफ ने इसको कहा कि आप जाएं, जो है ना, ये मैं वन साइड ऑफ द स्टोरी सुना रहा हूँ, अदर साइड ऑफ द स्टोरी फिर मैं आपको बताता हूँ, कि आप जाएं जी यूनाइटेड नेशंस में, और वहां जाके कहेंगे ये लड़ाई खत्म करो। नवाज शरीफ को जाना पड़ा वशिंगटन, और एक डिक्लेरेशन हुई जिसको बोलते हैं वशिंगटन डिक्लेरेशन 1999। हमने पाँव पकड़े अमेरिकन लोगों के, यूनाइटेड नेशन वालों के, कि भाई हमारी जान छुड़ाओ, हम लड़ाई में फंस गए हैं। यूनाइटेड नेशंस फिर बीच में पड़ा, उन्होंने कहा तुम अपनी जगहों पे वापस चले जाओ, जो एरिया तुमने फतह किए में वो इंडिया को वापस कर दो, इंडिया ने जो तुम्हारी फौज पकड़ी हुई है वो तुम्हें वो वापस कर देती है। डिसाइड यही हुआ, और मामला रफा दफा हो गया। ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। मुशर्रफ की तरफ से बात यह है, मुशर्रफ कहता है कि हम कारगिल जीत चुके थे। मुशर्रफ जैसे ही मुल्क में वापस आया कारगिल के महाज से, इसने ये शुरू कर दिया कि कारगिल तो हम जीत गए थे, और नवाज शरीफ बिक गया, और इसने ले लिए हैं पैसे अमेरिका से, और अमेरिका से पैसे लेके इसने जो फौज आगे गई हुई थी उसको कह दिया वापस आ जाओ। अब नवाज शरीफ ये कहता है कि ये फंसा हुआ था, इसने मुझे कहा कि मेरी जान छुड़वाओ, हमें हमारी फौज छुड़वाओ, मैं इसके कहने पे गया हूं। ये कहता है कि कारगिल हम जीत चुके थे, और नवाज शरीफ ने फौज को वापस बुलाया कि वापस आ जाओ यहाँ से, लड़ाई नहीं करनी, वशिंगटन डिक्लेरेशन 1999 के थ्रू। अब ये भी डिस्प्यूटेड वाक्य है, सच क्या है झूठ, अक्सर चीजें पाकिस्तान में डिस्प्यूटेड है, दो राय है, तो उसका फैसला, ये चीजें तो पीपीएससी में पूछे नहीं जानी, इसलिए खैर। अब हाँ जी, तो ये रियलिटी है। आपको क्या लग रहा है हम कौन सी जंगे जीते में? 48 की हम जीते हैं, कह सकते हैं आप, क्योंकि हमने 30%, 38% ऑफ कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, मतलब वापस लिया उनसे। 38% कश्मीर हमारे पास है। अब हमारे पास कश्मीर बिल्कुल भी नहीं था 1948 में। अब हमने वहां जाके कुछ कश्मीर का एरिया, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर ले लिया। अब कोई, आप इसको इस तरह लें कि 62% कश्मीर हम, एक बात को समझने के दो अंदाज हैं। 62%, 62% नहीं है इंडिया के पास, 17% चाइना के पास है, 45% इंडिया के पास है। अब आप अगर इसको ये लें कि
हमने उनसे ये इलाका आजाद करवाया है तो हम ये जंग जीते हैं। और अगर आप ये कहें कि हम कश्मीर हमारा टूट अंग है और हम कश्मीर को आज तक आजाद नहीं करवा सके तो हम ये जंग हारे हैं। अब एक बंदे पे डिपेंड करता है कि वो इस बात को किस तरह से लेता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि 48 की हम हारे या जीते, हर बंदे की अपनी राय होगी। अब आ जाते हैं हम 65 पे। 1965 वाली जंग में ना उनको कोई एरिया मिला ना हमें कोई एरिया मिला। हम कश्मीर में गए, कुछ एरियाज पे हमने कब्जा कर लिया, वो लोग कुछ हमारे इलाकों में आ गए, सियालकोट, लाहौर और कुछ सेक्टर्स में जो सिंध वाली तरफ लगते हैं, कुछ एरियाज उनके पास चले गए। यूनाइटेड नेशंस बीच में पड़ी, हमने उनके एरियाज वापस कर दिया, हमें हमारे एरियाज वापस मिल गए। इसलिए क्या हम हारे क्या हम जीते कुछ पता नहीं। 71 की जंग हम वाजिया तौर पे हारे हैं। वो बांग्लादेश की जंग थी, उसमें हमारे कुछ ज्यादतियां थी। उसके बाद आ जाती है 1988 सियाचिन और 1999 कारगिल। इसमें भी हमने किसी अजाफी एरिया पे ना कब्जा किया है ना हमारी तरफ से कोई एरिया गया है। लेकिन फौज में आपस में क्या नुकसान हुए, किसके कितने आदमी मरे, किसके क्या हुआ, ये सारी चीजें डिस्प्यूटेड है। इसलिए हम इन जंगों का भी ये नहीं कह सकते कि कौन हारा कौन जीता, ये सारे मैटर डिस्प्यूटेड है। जो एक वाजिया जिसका पता है वो 1971 का पता है बस। बाकी आप पाकिस्तानी साइड हम अगर सुनते हैं तो हमें यही मिलता है लिटरेचर कि चारों जंगें हम जीते हैं। इंडिया की साइड हमें सुनते हैं तो हमें यही लगता है कि वो ये सारी चारों जंगें जीतते हैं। और इंडिया की वर्किंग लिटरेचर पे, वीडियोस पे, वर्किंग पे ज्यादा है। दुनिया में इंडिया की वर्किंग के ऊपर ज्यादा काम किया गया। हमें जरूरत है कि अपना लिटरेचर, अपनी चीजें और अपनी मामलात को ये मार्शल लॉ वाली गेम से निकाल के पहले इनको मजबूत और हकीकी बुनियाद पे कर लें ताकि मामला बेहतर चले। खैर, ये सारे मामला हुए तो जी मुश नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को हटा दिया और नया आर्मी चीफ लगाने लगा था जिसका नाम था जनरल जिया भट्ट। मुशर्रफ उन दिनों श्रीलंका के विजिट पे गया हुआ था हेलीकॉप्टर में। श्रीलंका के विजिट से मुशर्रफ वापिस आ रहा था तो रास्ते में मुशर्रफ कहता है कि मेरे जहाज को पाकिस्तान में लैंड नहीं होने दिया गया और ऐन मतवक्का था कि मेरा जो हेलीकॉप्टर है वो कहीं गिर के तबाह हो जाता। इसलिए मुशर्रफ ने मुल्क में मार्शल लॉ का इंफ्यूज कर दिया। मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। वो आपने वीडियो देखी होगी, गेट जो है उछल उछल के फौजी डिफरेंट इमारतों पे जा रहे हैं और मुल्क के अंदर दोबारा से 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लग गया। अब यहां भी दो राय है। नवाज शरीफ कहता है कि मैं इसको कारगिल वार इसकी गलती थी। नवाज शरीफ कई जगह ये कह चुका है खुलेआम, वो कहता है कि कारगिल वार हमारी गलती थी, जिसके ऊपर हम पाकिस्तानी उसको गद्दार भी कहते हैं। कि क्यों कह रहा है कि कारगिल वार हमारी गलती थी। नवाज शरीफ कहता है कि कारगिल वार मुशर्रफ की गलती थी कि गवर्नमेंट को नहीं बताया था। कम से कम अगर बड़े स्केल पे वार हो रही है तो गवर्नमेंट को बताओ। इसी बेस पे वो कहता है कि मैं जनरल जिया भट्ट को लगाने लगा था और मैं इसको हटाने लगा था। और अगर ये मेरे पे इल्जाम लगाता है कि ये श्रीलंका था, वहां से हवाई जहाज में आ रहा था, ये तो हवाई जहाज में ना था तो नीचे मार्शल लॉ कैसे लग गया। जहरी बात है, फौज का पूरा एक विंग होता है। अब ये बात होगी पीएमएलएन की तरफ से। अब इसका क्या व्यू है परवेज मुशर्रफ का। परवेज मुशर्रफ ये कहता है कि कारगिल वार के अंदर नवाज शरीफ बिक गया था और मैं चूंकि मुल्क के मफाद में था तो ये मुझे अब चेंज करके किसी अमरीकी जो सपोर्टेड आर्मी चीफ है उसको लाना चाहता था। मुझे इस बात का पता चल गया था, मैंने नीचे अपनी सारी कमांड वगैरह को ये बताया हुआ था। हमारे आर्मी का जहरी बात है, और भी होते हैं कोर कमांडर, पूरी एक फोर्स होती है। और मैं गया हुआ था श्रीलंका विजिट पे। जब मैं वापस आने लगा तो मना कर दिया गया कि इस जहाज को लैंड नहीं होने देना। ये सिग्नल हमारी पाक फौज को भी पता चल गया और आर्मी ने पूरे मुल्क पे जो है मार्शल लॉ इन्फ्यूज करा दिया कि जो है नहीं चेंज करने जा रहा। फिर इसने जी नवाज शरीफ को जेल के अंदर डाल दिया। मुशर्रफ ने जायदादें वगैरह इनकी जब्त कर ली गई। इनके खिलाफ ये जितने केसेस हैं जो फ्लैटों वाले केसेस नहीं जो अब दोबारा खुले हैं, ये केसेस बेसिकली मुशर्रफ के दौर में बने थे। इसने ये केसेस वगैरह खोल लिए, इनको जो है वो सजा दे दी गई नवाज शरीफ वगैरह को।
और बीच में सऊदी अरब पड़ गया। सऊदी अरब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी फैमिली को कुछ ना कहा जाए, इनके तल्लुकात उनके साथ हैं बिजनेस वगैरह के भी, और इन्हें हमारे पास भेज दिया जाए, ये आंदा पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे। एक मुआहिदा डन हुआ, इनको रिलीज कर दिया गया जेलों से और सऊदी अरब भेज दिया गया। पीछे फिर पीएमएलएन के एक एक बंदे के साथ, जिस तरह जियाउल हक ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था, मुशर्रफ ने पीएमएल के बंदों के साथ किया, इनके खिलाफ नैब का दायरा बना दिया गया। एक नैब ने करप्शन के केसेस खोले, सारों को पीएमएलएन वालों को अंडर डाल दिया। और अब क्योंकि मुशर्रफ आया था तो मुशर्रफ को जरूरत थी पॉलिटिशियंस की भी, पॉलिटिकल की, तो इसने एक पार्टी की बुनियाद रखी जिसका नाम था पीएमएल क्यू। नून लीग के कुछ लोग जो कि अपनी वफादारियां चेंज करेंगे वो पीएमएलएन क्यू में आएंगे। अब वो लोग कौन थे? जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को हटा दिया गया तो पीएमएलएन का सदर कौन बना, कोई बता सकता है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो जेलों में थे और फिर इनको बाहर जाना पड़ा, तो पीएमएलएन का सदर कौन था? चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी बरादरान, चौधरी बरादरान जो हैं वो बेसिकली पीएमएलएन का हिस्सा थे। लेकिन मुशर्रफ ने एक ऑफर दी कि जो लोग पीएम, क्योंकि वडेरे लोगों ने जीते हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, आम बंदा तो इलेक्शन नहीं जीत सकता। मुशर्रफ को भी इस बात का पता था कि गुजरात है, गुजरात में तो जीतना ही इन्होंने, तो इसने मुल्क में ये ऑफर कराई कि जो लोग पीएमएलएन छोड़ के बड़े वडेरे जिनका नाम है पंजाब में, इलेक्शन तो वही जीतेंगे जो मेरी तरफ आएगा, उसके ऊपर केसेस नहीं बनेंगे, जो पीएमएलएन में रहेगा उस पर केसेस बनेंगे। जो डाई हार्ड फैन थे पीएमएलएन के, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान, राणा सनाउल्ला, ये वो, मैं राणा सना भी मेरा ख्याल चेंज कर गया था पार्टी, और ये सारे जी पार्टी की सदारत छोड़ के चौधरी बरादरान इधर आ गए। इनको जो है चौधरी ब्रदर्स को पीएमएल काफ का सौंप दी गई, और फवाद हुसैन चौधरी, शेख रशीद, शेख रशीद भी पीएमएलएन में होता था, फवाद चौधरी, और भी कई नाम है, बड़े बड़े नाम है। और अपना वो जो होता था वजीर तलीम शफकत महमूद, वो पीपल पार्टी में होता था। बाबर मान, वो पीपल पार्टी में होता था। ठीक है। जवेद आशमी, वो नून लीग में होता था। मतलब जो इस वक्त मुल्क के शाह महमूद कुरैशी, वो पीपल्स पार्टी में होता था। ये लोग पीएमएलएन और पीपल पार्टी में ही होते थे। लोग चेंज नहीं हुए आज तक, लोग वही हैं जो 70 साल पहले इलेक्शन लड़े थे, वही खानदान जो शुरू में 200 खानदान बन गए थे, आज भी वही 200 खानदान है। कहने पे वो वफादारी चेंज कर लेते हैं एंड टाइम पे। तो पीएमएल क्यू बन गई, इनको सीटें दे दी गई, पंजाब का इख्तिदार पीएमएल क्यू को दे दिया गया। पीएमएलएन एक दफा दोबारा से पीपी और पीएमएलएन मुशर्रफ के आने के बाद दोबारा से हाइड हो गई, छुप गए इनके लोग, कुछ छुप गए, कुछ जेलों में चले गए, किन किन कुछ के खिलाफ पर्चे बन गए। ठीक है। और पीएमएल क्यू ने जो है वो शुरू कर दी गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट फिर रही 1999 से 2008 तक, वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट रही। इतने में दोबारा पीएमएलएन के आने का रास्ता वाजिया हो गया। 5 साल इन्होंने गवर्नमेंट की, 2008 से 13, फिर पीपल पार्टी जीत गई। सॉरी, पीपल पार्टी ने की 2008 से 13, फिर नून लीग जीत गई दोबारा, इन्होंने की 2013 से 2018। ये मुशर्रफ की पहली गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट फिर पीपल्स पार्टी की दोबारा से आ गई, फिर नून लीग की दोबारा से आ गई। जो कहते हैं 3-3 बारियां, इस तरह इनकी 3-3 बारियां बन गई। फिर जहीरुल इस्लाम, किसी ने नाम सुना होगा, आईएसआई के चीफ रहे हैं 2011 में। उन्होंने फिर जो है लाहौर का जलसा मुनक्कद कराया, एक थर्ड पार्टी की जरूरत पेश आ गई थी, फिर पीटीआई को बनाया गया, और वो फिर ये सारे मामला जो हैं
हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे। मतलब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है फिलहाल भी जो मौजूद है जो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार ना हो। ये पार्टीज हैं भी पैदावार एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। और जब तक जो एस्टेब्लिशमेंट जिसका साथ देती है जिस पार्टी का, वो उसके लिए हीरो है, एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए हीरो है, जनरल बाजवा भी उसके लिए हीरो है। जिसके साथ नहीं दिया जा रहा उसके लिए जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद या जो भी जनरल है वो गद्दार है। जैसे जिसकी चेंज कर दी जाती है फिर शतरंज के पहलू बदल जाते हैं, वो दूसरा फिर उसको गद्दार कहने लग जाता है। अभी रिसेंट में आप देख लें, जब नून लीग की गवर्नमेंट को बाजवा ने हटवाया, जब ये बाजवा आया तो नून लीग ने कहा ये गद्दार है, फैज हमीद खुले खुले नाम लेते थे, ठीक है। और आप अगर इमरान खान के इंटरव्यूज सुने तो इमरान खान के इंटरव्यूज में कहता रहा कि बड़ा सुलझा हुआ शख्स है, जितनी गालियां नवाज शरीफ इसको देता है, अगर कोई और आर्मी चीफ होता तो इनको ये कर देता वो कर देता, मैंने आज तक इससे सुलझा हुआ शख्स नहीं देखा बाजवा से, और इसकी वजह से जो है हमें फला चीज मिली, हमारा मुल्क में नाम रोशन है, हमने डिफेंड किया, ये किया वो किया। अब जब गया है तो वो कहता है ये जो गद्दार है, मुल्क बेच दिया अमेरिका के आगे, ये वो। नवाज शरीफ का दौर जब था, जब ये गवर्नमेंट के अंदर थे, तो ये अपना आर्मी गवर्नमेंट से निकाले गए 2017 में, नवाज शरीफ निकाला गया। ये कहता था मुझे क्यों निकाला, फैज मीर ने, बाजवा ने, डायरेक्ट डायरेक्ट बातें करता था। इसको पार्टी की सदारत से हटा दिया गया, नवाज शरीफ को, इसको जेल भेज दिया गया, इसको जो है अपना असाचे इसके फ्रीज कर दिए गए, सारा कुछ हो गया। ये और मरियम नवाज बोलते थे, इनको सजाएं हो गई, किसी को 10 साल की सजा, किसी को 7 साल की सजा, कोई नाहल, कोई कुछ। फिर बाजी पलट गई, एस्टेब्लिशमेंट इस तरफ आ गई। आजकल यही सारे पीएमएलएन वाले कहते हैं कि जो है बाजवा जैसा कोई बंदा ही नहीं है, फौज के ऊपर गद्दारी का इल्जाम ही ना लगाओ। पीटीआई कहती है कि जी फौजियदारी मुल्क में सबसे सारी वजह ही फौज की है। कल को अभी इनको थोड़ा सा पीटीआई को दोबारा से ग्रीन सिग्नल मिला है, तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दोबारा बात नहीं करनी है। आप लोगों ने आजकल जो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व है, आमतौर पे फीमेल ज्यादा नहीं सुनती, मेल्स को पता होता है कि चौधरी बरादरान भी इन एक्शन है कि तुम बाजवा के अगेंस्ट ना बोलो। मोनस लाई कहता है मुझे तो बाजवा ने कहा था कि पीटीआई की तरफ जा। इमरान खान कहता है कि ये उसको भी अभी गेम वो यही कह रहा है कि आधे लोगों को बाजवा ने भेज दिया था पीएमएलक्यू की तरफ, और आधे लोगों को पीटीआई की तरफ, और आधे लोगों को भेज दिया पीएमएलएन की तरफ। वो कहता है कि ये उन्होंने भी सियासत किया। मोनस लाई कहता है ना उसको गालियां ना निकाल बाजवा को, उसने हमें कहा था कि तू रहे, और पंजाब में जो गवर्नमेंट कायम है वो बाजवा की वजह से कायम है। मतलब ऐसा चक्रव्यूह, और ये आज का चक्रव्यूह नहीं है, ये फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द डे वन है। जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट होती है वो उसके गुण गाएगा, जब उसको निकाल दिया जाएगा उसके लिए सारे गद्दार हो जाएंगे, जब वो दोबारा गवर्नमेंट में आ जाएगा उसके लिए सारे ठीक हो जाएंगे। और जब एक बंदा गवर्नमेंट में आता है वो दूसरी पार्टी के सारों को टूंग देता है, जब दूसरा बंदा आता है वो पहली वाली पार्टी के बंदों को टूंग देता है, और इस तरह से बारियां चेंज होती रहती है। तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वही ना, वो जो मामला बन रहा है ना अब, परवेज लाई और वो भी मामला खराब हो रहे हैं ना। वो उनको कह रहा है इस्तीफे दो पंजाब असम्बलियों से, मीडिया के ऊपर तो वो ये कह रहे हैं इस्तीफे दे दूंगा, कोई मसला नहीं, उसी दिन को गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। लेकिन चौधरी बरादरान जो है वो ऐसे कैसे गिरा देंगे, जिसने आपको नौकरी दी आप उसकी तरफ। फिर तो पीपल्स पार्टी ठीक है, पीपल पार्टी बहुत नौकरियां देती है, पीपल पार्टी नौकरियां भी देती है, तनख्वाहों में भी बहुत इजाफे करती है, बाकी गवर्नमेंट मुलाजमिन का ख्याल भी बहुत करती है। कोई पता नहीं ये दफा जो है ना पीपल पार्टी को अगले इलेक्शन में जो है लड़ाई इनको जा रहे हैं पीएमएलएन और पीटीआई वालों को, बीच में से जो है या हाइब्रिड किस्म की गवर्नमेंट या जिससे तल्लुकात बेहतर हो गए उसकी गवर्नमेंट आ जाएगी। लूटती तो यही ना, वो गवर्नमेंट मुलाजमीन, गवर्नमेंट इदारों, ब्यूरोक्रेट्स को अपने इख्तियारात में रख के मुल्क को लूटती रहती है, किसी को मसला नहीं होता। हाँ जी, चाय पानी वाले मामला ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं।
इसीलिए करप्शन, अभी हमने दौर देखे पीपल पार्टी और नून लीग के अखबारों में करप्शन ज्यादा थी। हमने देखे ना, वो नून लीग के करप्शन के चार्जेस में नून उसको निकाल दिया, फिर अगला सदर आया उसने करप्शन के चार्जेस पे निकाल दिया। करप्शन का लेवल और इकोनॉमी डिस्टर्ब भी हो जाती है। ये मामला भी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो मेरे से पूछ लें, और किसी के सियासी जज्बात अगर मजरू हुए हों तो उसके लिए भी माजरत। ये मेरे हो सकता है अपने जाती ख्यालात हों, हर बंदे की राय इस चीज में डिफर कर सकती है। आपने जो है मेन जिस चीज पे फोकस करना है वो डेट्स, जो वाकयात हुए, ऑपरेशन जिब्राल्टर है, ऑपरेशन फेयर प्ले है, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल है, ठीक है, कौन किससे मिल रहा है, क्या हो रहा है, किस दौर में कौन सदर था। आपने मेन उन चीजों पे फोकस रखना है। ये तो चले एक हमारा इंटरव्यू होता है उसमें डिस्कशन, छुट्टी नहीं मिलनी आज। टेस्ट का जी ये है कि कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा और लेक्चर भी होगा इंशाल्लाह। टेस्ट आपने, मैंने आप लोगों को दिए 5 पेपर, 4 पेपर हैं एएसएफ के और 1 पेपर है एमओडी का, मार्क्ड पेपर है। उन 5 को आपने तैयार करना है, मैथ पोर्शन को तैयार नहीं करना। मैथ के अलावा बाकी सारा इंग्लिश, बाकी जितने पोर्शन है उसमें आपने तैयार करने हैं। तो उसको आप लोगों का कल टेस्ट होगा। टेस्ट में मैं एक पीडीएफ फाइल ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, जो मैंने आपको टाइम बताया। उस स्टिपुलेटेड टाइम में आपने एक सफे के ऊपर जवाब लिख के मुझे ग्रुप के अंदर भेज देना है। आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों नेट से जवाब तलाश करके भेजने हैं, मुझे क्या पता, मैं वहां पे तो नहीं मौजूद। वो आपकी अपनी पर्सनल वो है एक के, आपने अपने आप को जज करना है कि आप किस मुकाम पे हैं, आपने क्या पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अभी तक जिसने डेली पेपर को पढ़ा होगा वो तो अच्छा परफॉर्म कर लेगा, जिसने अभी तक 5 को टच ही नहीं किया वो तो परेशान होगा कि पेपर देना कैसे है। शायद गूगल की हेल्प भी ले ले कल। तो आप लोगों ने अपनी असेसमेंट खुद करनी है। हाँ, बस छुट्टी करने लगाओ। क्वेश्चन का मैंने कहा ना, 1-2 क्वेश्चन जैसे टेस्ट वाला पूछ लिया, एक आधा अगर किसी का और क्वेश्चन है तो बता दें और फिर छुट्टी। चले ठीक हो गया जी, मेरा कल क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़।